और अगर डॉक्टर पेड फी नहीं लेता है तो that doctor will not come under the medical legal litigation. But if you are paying in the government sector or private sector, that doctor is under the medical legal litigation, can be under the CPA. CPA is for Consumer Protection Act. तो ये हमने फाइन्स के बारे में भी देखा था, और नंबर ऑफ ज्यूरी मेंबर्स और जजेस इन्वॉल्व डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल और स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे ये इंक्रीज होता जाता है, मेंबर्स ऑल्सो एंड अमाउंट फॉर दैट फाइन ऑल्सो. सो रिड्रेसल फॉर अंडर सीपीए, एडवांटेज ओवर सिविल कोड. सिविल कोड में क्या है कि टाइम बाउंड रहता है, कोई फीस नहीं लगती है, और हाई कमीशन में 30 डेज के अंदर डिसीजन हो जाता है, और वो सीडीआरएफ टू स्टेट एंड नेशनल एंड सुप्रीम कोर्ट वो स्टेप बाय स्टेप केस जा सकता है, और 2 साल के अंदर का ही केस इसके लिए कंसिडर किया जाएगा. एंड कॉजेज, 80% केसेस में कलीग्स इन्वॉल्व रहते हैं, 50% में वो प्रॉपर कंसेंट नहीं लिया रहता है, या काउंसलिंग या डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता, ये कारण होते हैं, और 50% केसेस में लीगल नॉलेज ही नहीं होता है. और अगर आपने किंग को अंदर बॉक्स के कर दिया तो फिर आप उसका पूरे किंगडम का यूज ले सकते हो. सो ब्रीच ऑफ अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ अवर प्रोफेशन. तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, हाँ, आप अगर उसके लिए कर रहे हो, कोई भी फेवर में कोई प्रोसीजर कर रहे हो, सपोज यहाँ पे अपने सेटअप में बस्ती से लेके अग्निकर्म ये प्रोसीजर भी होते हैं, इनमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, संहिताओं में भी लिखा गया है कि उसके अगर कॉम्प्लिकेशन है तो ट्रीटमेंट के लिए, लाइक अग्निकर्म के बाद घृत का लेप लगाना है अगर ज्यादा हो जाता है, अति दग्ध या हीन दग्ध में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. तो इन कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी, बट आपको उस पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग आप दिए रहोगे तो फिर वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा फॉर दैट कॉम्प्लिकेशंस, और उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आपको सपोर्ट करेगा. सो काउंसलिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड written consent is much more important. So medical negligence, shortcoming in the service agreed to be rendered by the medical professionals. If you are committing for the treatment or curing, and there are shortcomings in the services agreed to be rendered by the medical professionals, then it comes under the medical negligence. Omission to do something which is reasonable, trained doctor would do, or doing something which is prudent or reasonable, doctor would not do. So from the Ayushpathy, doctors are not allowed to do DNC or LSCs till now. Cases being filed by the obsgynae or surgeons of from the medical from the Ayush fraternity, but till now they are not allowed to do. So, as the second, doing something which is prudent and reasonable, doctor would not do, or omission to do something which is reasonable, trained doctor would do. So, here you have to take care and counsel the patient that I am not allowed to do so. So, refer to that to other doctor. Or if you are doing so, then please do under the all the legal litigations with the help of some surgeon or doctors of that field. So three essential components: duty of doctor to meet a particular standard of care, breach or failure to perform such a duty, a causal connection between doctor duty failure and consequent damage which needs to be compensated. तो एक स्टैंडर्ड केयर है वो आपको प्रॉपर प्रोवाइड करना है, और ड्यू टू एनी रीजन इफ देयर इज फेलियर टू परफॉर्म सच ड्यूटी, so you have to provide that service or to compensate that. And during providing service if any damage, तो उसका भी पूरा ट्रीटमेंट आपके सेंटर पे या किसी हायर सेंटर पे जितनी भी चीजें होती हैं वो पूरा आपके अंडर ऑब्जर्वेशन आपके हेल्प से ही होना है. मीन्स अगर केस आगे जाए कोर्ट में, अगर रेफर करना है तो सही समय पे रेफर कर देना चाहिए पेशेंट को, बट इन केस कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है तो उस समय भी आप पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करके उसको रेफर करके आप ट्रीट कर सकते हो. मीन्स आप
लोग अगर कुछ भी करते हो अपने छोटे सेटअप में भी करते हो तो वहाँ कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल आ सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील, बट आपको सबसे पहले तो अटमोस्ट केयर देना है, पूरा ध्यान से चीजें करनी है। सपोज अभी अय्या जो हमारे आयुर्वेद का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन सर्जरी डिपार्टमेंट में आई, जीबी स्टोन में उसकी पेशेंट के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई, बट द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज बिल्ट देयर। उन्होंने पेशेंट को काउंसलिंग की और उस कॉम्प्लिकेशन को डॉक्टर्स ने वहां पे अपने से अप्रोच लगा कि एम्स जहाँ पे एक एक दो दो महीने की वेटिंग चलती है, वहां पे इमीडिएट उसकी सर्जरी हुई। वो दैट वाज द वॉट एवर द केस, बट इमीडिएट वहां सर्जरी हुई और उसके बाद फिर एम्स में वेटिंग रहती है, तो पोस्ट ऑप में उसको प्रॉपर केयर वहाँ के डॉक्टर्स की टीम के द्वारा दिया गया फ्रॉम अय्या। तो ये पेशेंट, अगर ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बिल्ट इन नहीं होता, वो डैमेज जो भी हुआ उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट। हाँ, ये है कि एकदम सीधे सीधे ऐसा नहीं बोलना कि मेरी ही गलती, कि वो नहीं जानते हुए, जानते या नहीं चाहते हुए भी वो मेडिको लीगल लिटिगेशन, बट यू हैव टू नो द कन्वर्सेशन स्किल्स। तो उस प्रॉपर स्किल के थ्रू आपको काउंसिल करनी है पेशेंट की, और उसका फिर पूरा जो डैमेज है उसको आपको अपने लेवल पे रिपेयर कराना है। अगर वो पेशेंट को छोड़ देते तो वो बाहर जाके मेडिको लीगल लिटिगेशन भी कर सकता था, अंडर सीपीए वो कुछ भी कर सकता था, बट वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन हुआ। और जो मेडिको लीगल लिटिगेशन के केसेस हैं वो आगे 3 स्लाइड्स में आपको मिलेंगे। So these are the essential components: that standard of care, breach or failure to perform such a duty, and casual connection between doctor duty failure and consequent damage, which needs to be compensated. That should be always taken in mind or followed during practice. Some actions that amount to medical negligence, that is failure to attend the patient, not attending the complicated delivery. If you are allowed from the legal side to attend that, देन यू हैव टू अटेंड। अगर आप फॉलो अप में उस पेशेंट को लेके चल रहे हो तो उस कॉम्प्लिकेशन के टाइम पे या एनी इमरजेंसी अर्जेंसी के टाइम में इट इज योर ड्यूटी टू अटेंड दैट। एंड इफ यू आर आउट ऑफ दैट लीगल बाउंडेशंस, then also you have to go there, you have to make the referred prescription. Yeah, I'm referring patient for this. You have to do all the findings, or that on examination findings are this and that, and patient is referred to the higher center. तो अटेंड तो पेशेंट को करना ही है अगर वो आपके फॉलोअप में है। नॉट रिवीलिंग एचआईवी पॉजिटिव स्टेटस, अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो यू हैव टू हाईलाइट दैट, यू डोंट हैव टू हाइड। उसकी भी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, एचआईवी काउंसलिंग सेंटर्स गवर्नमेंट सेंटर्स में भी होते हैं या हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। एंड इफ एनी इंजेक्शंस आर रॉन्गली गिवन, फॉरेन मैटर लेफ्ट इन द एब्डोमेन, some one of the common issues, failed tubal or tubectomy operation, if the patient conceive after the tubectomy even, perforation of uterus, contaminated blood transfusion, dispensing wrong drugs, improper consent is taken. पेशेंट के कंसेंट के बिना ही प्रोसीजर्स किए गए, एंड परफोरेशन ऑफ यूट्रस फ्रॉम दिस साइड ऑफ ऑब्स्टेट की आईयूडीज वगैरह, अगर पोस्ट ऑप डिलीवरी के बाद ऑपरेटिव एलएससीएस है और उसके बाद आईयूडीज अगर इम्प्लांट करने में कई बार परफोरेशन हो जाते हैं ड्यूरिंग सिजेरियन प्रोसेस इवन, तो the things have to take proper care. और इसमें अगर कोई आयुष फ्रेटर्निटी का आता है तो वो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट दिस इज हाउ यू आर डूइंग दैट। इफ यू आर नॉट अलाउड टू डू, देन हाउ यू आर डूइंग दैट। एमबीबीएस एंड एमएस फ्रेटर्निटी से ये है कि दे आर अलाउड टू डू इट, इज ह्यूमन फॉल्ट या ये ऑर्गन का प्रॉब्लम था इसलिए ऐसा हुआ, मीन्स 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है। इन फ्यू केसेस इट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन, but in your case the case is still more complicated, so you have to take proper care for all the procedures. What I learned, this is from the DMC experts, that law says medical board or experts should screen the case before case is filed in the court. So ideally every case should go via state council. CPA courts are over smarts admitted. तो अगर कुछ भी फॉल्ट है तो डॉक्टर हैव टू एडमिट, और वो स्क्रीनिंग के बाद ही केसेस आते हैं, तो अर्ली स्टेज में ही एडमिट करके
जो भी चीजें टाइप कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। 3 tier प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिव कमिटी, डिसिप्लिनरी कमिटी एंड द काउंसिल। ये डीएमसी का है और अदर स्टेट्स की कुछ समवॉट चेंजेस होते हैं, बट ओवरऑल सेम रूल्स होते हैं। 5 members आर देयर, ये हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम गोइंग फास्ट। ऑल इलेक्टेड amongst the members are chairperson and experts are there। सब्जेक्ट एक्सपर्ट, अगर ऑर्थो का केस है तो ऑर्थो का, ऑर्थोपेडिक है तो वहाँ का, एंड आरओएल आर देयर, एंड पर्सनल हियरिंग फ्रॉम डॉक्टर्स एंड फैमिली बोथ। सो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमिटी 2 में चेयरमैन इज इलेक्टेड अमंग्स द मेंबर ऑफ डीएमसी, प्रेसिडेंट और नॉमिनी अ लॉयर, एमएलए, एमिनेंट पर्सन, एनजीओ मेंबर एंड केस एक्सपर्ट। So council is made up of chairman and elected members has special power to increase or decrease the punishment। अगर वो आपके फेवर में है, you have good relation with that, या केस आपके फेवर में है, तो वो आपकी पनिशमेंट कम भी करवा सकते हैं, एंड इफ दे आर अगेंस्ट यू और द केस इज अगेंस्ट यू, पनिशमेंट बढ़ भी सकती है। काउंसिल मेंबर्स के हाथ में काफी हद तक चीजें होती हैं। सो व्हाट द पनिशमेंट आउट ऑफ डीएमसी रजिस्टर टू प्रैक्टिस इन दिल्ली, कि वहां का रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो सकता है, ये भी है। हाउ मेडिकल लीगल केसेस आर एड्रेस्ड, लॉ कैन नॉट टीच अस मेडिसिन, द थिंग इज दैट ओनली, कि लॉ की अपनी लिमिटेशंस है, मेडिसिन की अपनी, इसीलिए एक्सपर्ट्स को भी रखा जाता है। एंड द थिंग आई एम सेइंग दैट कि MBBS and MS are allowed to do many procedures with the Ayush system is not still not allowed to do. So law cannot teach us the medicine, but in the law that we are not allowed to do the many of the procedures. So we have to take utmost care for that. That's juris perspective. How medical legal cases are addressed? वॉलम टेस्ट और बिलिथो टेस्ट, ये कुछ जजमेंट्स है जो इसको लैंडमार्क की तरह लेते हैं। मॉन्टेगमरी वेस्ट लनाशकिस हेल्थ बोर्ड, बीपी शांता केस वेस्ट कॉस्मोपॉलिटन हॉस्पिटल वेस्ट केरला, SC DRC सुरेश गुप्ता वेस्ट लक्ष्मण बालकृष्णन जोशी। क्योंकि अगर इन केस कुछ रहता है तो इनको लैंडमार्क्स देखे कि हाँ इस केस में ऐसा हुआ, तो इन दिस केस ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर। तो ये प्रीवियस केसेस हैं। सब लीगल प्रिंसिपल्स डू नो हार्म, अगर आप लीगल प्रिंसिपल्स के साथ चलोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द बोलाम्स टेस्ट एंड Bolitho test, twin pillars of the assessment of medical negligence। In the landmark Bolam case, it was held that the ordinary case which does not involve any special skill, negligence in law means failure to do some act which a reasonable man in the circumstances would do or do not। If a doctor reaches the standard of a responsible body of a medical opinion, he is not negligent। सो कोई भी ड्रग है अगर सपोज, तो साथ में उसके साइड इफेक्ट्स भी बुक्स में लिखे होते हैं। अगर कोई भी सर्जिकल प्रोसेस है तो उसके रिस्क फैक्टर्स भी उसमें लिखे रहते हैं। पेशेंट कंसेंट इसीलिए लिया जाता है कि along with every process there are some risk factors even। सपोज एक बच्चा साइकिल ही चला रहा है तो वो उस साइकिल से गिरने के भी चांसेस उतने ही होते हैं, प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो, मतलब जितना साइकिल चलाने के होते हैं। सिमिलरली कोई भी प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशन के भी उतने ही का चांसेस होते हैं जितने उसके सक्सेस रेट के होते हैं। सो एनी डॉक्टर फर्स्ट कैलकुलेट दैट और प्रीवियस केसेस के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो आगे डिसाइड करता है दैट यू हैव टू डू दैट प्रोसेस और नॉट। तो नॉट टू बी फाउंड नेग्लिजेंट सिंपली बिकॉज इसको नेग्लिजेंस का जो भी केस था सर्जरी रिलेटेड, तो इसमें ये था कि वन ऑफ द रिस्क इनहेरेंट अकर्स, और किताब में लिखी कॉम्प्लिकेशन अकर्स, किताब में लिखा कि इसके कॉम्प्लिकेशंस ये हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये डॉक्टर का नेग्लिजेंस नहीं है। तो आप भी अगर पहले तो आपको क्या केस करने हैं और क्या नहीं करने हैं, व्हाट यू आर अलाउड टू डू, व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू, इसको आप क्लियर कर लें। व्हाट मेडिसिन यू आर अलाउड टू प्रिस्क्राइब और व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब, इसको आप क्लियर कर लें फ्रॉम एनी ऑफ द पैथी। एंड आफ्टर दैट whatever you are using, तो
उसके जो भी इफेक्ट्स हैं, साथ ही साथ जो साइड इफेक्ट्स है, उससे भी आप क्लियर रहेंगे, तो यू आर ऑलवेज सेफ। एंड वो उस केस का था कि यू कांट टेक एनी ऑफ द हार्म to the patient, that is doctor's responsibility. There are some complications or risk factors which is already mentioned in the literature. And on that basis, if it is similar complication as mentioned in the literature, then there is not the fault of doctor. उसके other than that कुछ होता है that is not mentioned, so it may be the fault of doctor, or it may be the topic of further research. So that was the case. And Montgomery principle, Montgomery was Lanark's health board. Key message: patient is boss. RS has risks and implication alternatives. Disclosure to patient is must. That is criteria of informed consent. The doctor is under the duty to take reasonable care to ensure that patient is aware of risk involved in the recommended treatment and of reasonable alternatives or variant treatments available to treat. So suppose patient, let's take an example कि patient is coming for the contraceptive mean, तो आप सीधे सीधे पेशेंट को ये नहीं बोलोगे टेक ओसीपीज, या आप आईयूडी लगवा लो, या आप डिम्पा लगवा लो. नो, you have to explain all the methods and measures that are there, उसके risk factors क्या है, उसके uses क्या है, और मोड ऑफ एक्शन. इन शॉर्ट, मतलब आप उसको पूरी मेडिसिन तो नहीं पढ़ाओगे, बट इन जनरल लैंग्वेज यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स. और जो भी आप उसके अकॉर्डिंग सूटेबल समझते हो, वो भी आपको उसको बताना होगा. दैट ओसीपीज आर, आई एडवाइज यू टू टेक ओसीपी, या आई एडवाइज यू टू टेक आईयूडी, या आई डोंट रिकमेंड आईयूडी टू यू बिकॉज ऑफ द पोस्ट ऑफ हिस्ट्री. आपकी पोस्ट ऑपरेटिव हिस्ट्री है एंड इट 2 months ही हुआ है, तो इट मे कॉज रप्चर और एनी डैमेज दैट यूट्रस इज नॉट रिवर्ट बैक इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन. जो भी है, इन शॉर्ट उसको पेशेंट को पहले आपको गाइड करना है. एंड आरएस इज रिस्क एंड इम्प्लीकेशंस एंड ऑल्टरनेटिव्स, इसका सिंबल होता है जो भी आप डिस्क्रिप्शन देते हो उसमें. सो आपको पूरे मेथड्स बता के फिर उसका कंसेंट भी लेना है पेशेंट का. These are the methods to be followed. For example, IVF from UK, one child, 8 years, from IVF had brain stroke, 2 episodes. So that was the case. यहाँ IVF के बाद भी BMI 34 है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, कि IVF बॉर्न चाइल्ड है. तो IVF में जो बेस्ट एग्स एंड स्पर्म होते हैं वो चूज करके ही फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और उसके बाद इम्प्लांटेशन किया जाता है. बट देन ऑल्सो देर आर सम केसेस. तो इसके कॉम्प्लिकेशंस इस केस में क्या है? ड्यू टू मेडिकल इश्यूज, और इनके कॉम्प्लिकेशंस इट्स ड्यू टू द एसी. सो साथ में आपको मीन्स पूरा अवेयर रहना, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करनी है उस पेशेंट की. अगर इन केस एनी ऑफ द मेडिकल लीगल इम्प्लिकेशन आर देयर, हिस्ट्री टेकिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अलॉन्ग विद दैट कंसेंट इज important to be safe from medical legal litigation. So what is the duty of obsgyne expert? That our wealth is patient trust. So counsel your patient properly, और जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो, तो इन शॉर्ट उसके जो इफेक्ट्स हैं वो तो आप बताएंगे ही, साथ में उसके साइड इफेक्ट्स भी इफ पॉसिबल एक्सप्लेन इन शॉर्ट. और ट्रस्ट मेंटेन करना, अगर सही समय पे अगर कहीं रेफर करना है तो सही समय पे रेफर करना. ऐसा ना हो कि पेशेंट ट्रबल ले ले, वो बीस परेशान हो के आपके पास ठीक होना है, उसके बाद वो बहुत बहुत परेशान हो के फिर आप उसको रेफर करोगे. सो दैट्स नॉट अ ह्यूमन काइंड ऑफ बिहेवियर, और पेशेंट भी फिर ट्रस्ट नहीं करेगा. तो सही समय पे सही जगह रेफर करना भी एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, और सही ट्रीटमेंट देना तो है ही है. So patience is your wealth.
our competence and behavior, openness, innovation, high standards of integrity, and following SOPs are our USPs. तो कॉम्पिटेंस होना चाहिए एंड बिहेवियर की ओपननेस की जो चीजें आप कर सकते हो उसको आप प्रैक्टिस करके और इम्प्रूव करो, कॉम्पिटेंट रहो एंड ओपन रहो कि यस आई कैन डू दिस, ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, बी ओपन माइंडेड, यस डेफिनेटली डू द इनोवेशंस। जो चीजें आपको लगती हैं कि हाँ ये मेथड जिस पेशेंट में जनरली यूज नहीं किया जाता है बट इसको फॉर एग्जांपल संहिताओं में लिखा है, वो ज्यादा यूज नहीं किया जाता बट संहिता में लिखा है, या इसको थोड़ा सा इनोवेटेड वे में त्रिफला का यूज यहाँ पे है, इसके इस टाइप के ब्रांड है, उससे हम वॉश कर देंगे। तो इस तरह के इनोवेशन भी आप ले सकते हैं बट कैलकुलेटेड इनोवेशन एंड विद द रेफरेंस एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एंड एसओपीज हर जगह फॉलो करने हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स के लिए जो बने हुए हैं वो फॉलो करनी है, तो उसके अंदर आप सेफ हैं। और पेशेंट का ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेशेंट ट्रस्ट अगर करता है तो फिर वो आगे कहीं नहीं जाने वाला। लॉ कैन नॉट टीच अस मेडिसिन, नो लीगल लॉ बुक्स फॉर डॉक्टर्स। तो ऐसे एज सच अलग से डॉक्टर्स के लिए लॉ या लॉ की बुक्स नहीं है। और लॉ इज सिस्टम टू कंट्रोल और टू मेक द बैलेंस इन द सोसाइटी। तो उसका मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, बट ये सोसाइटी के लोग ही मेडिकल का हेल्प लेते हैं, और इन केस इनको कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है इन फील्ड से या इस फील्ड के लोगों से, या वो कहीं कुछ चीटेड फील करते हैं या उनकी सर्विसेज प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई या हाईली चार्ज किया गया, ऐसा कुछ फील करते हैं, तो एज वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी दे go to the system of law, and that law will question us for the litigations under the CPA made by that consumer, or you can say patient, and you have to answer that. And if the law is satisfied with your answer under the theories and all the rules and regulations, you may be parted as innocent. And if it is not satisfied, patient litigation is fulfilled or it is right, then doctor may be punished for that. So how medical legal cases are addressed in the absence of defined laws, landmark judgments becoming guiding force, so doctor has to have। जो भी हमने प्रीवियस केसेस डिस्कस किए तो उसको एक लैंडमार्क की तरह लेते हैं कि हाँ इन केसेस में ऐसा हुआ कि किताब में चीजें लिखी हैं या इसके कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीजें सॉर्ट आउट करनी है। तो अलग से लॉ इसके लिए नहीं बना है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको लैंडमार्क की तरह दिया जाता है। रीजनेबल डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंसी और डिग्री and reasonable degree of care. Mostly experts go by peer review and common sense, and personal discretion of judges matters a lot. तो अलग से मेडिकल फील्ड के लिए कोई लॉ अब तक नहीं बना है, तो कुछ केसेस को लैंडमार्क लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही जजमेंट्स देते हैं। हाउ मच द डॉक्टर इज कॉम्पिटेंट, या उसकी डिग्री, सबसे पहले तो डिग्री चेक की जाती है कि वो सच में भी डॉक्टर है कि नहीं है, either he or she is a quack or a doctor, and the degree of किस तरह से पेशेंट केयर किया गया है, एंड मोस्टली एक्सपर्ट उसका उसके लिए आपको पूरा फाइल मेंटेन होना चाहिए। मोस्टली एक्सपर्ट्स गो बाय द पीयर रिव्यू एंड कॉमन सेंस, और मोस्टली जो भी रहते हैं कि साथ के जो कलीग्स डॉक्टर्स हैं और अपने कॉमन सेंस से रहते हैं, और एक जज का भी क्या पर्सनल रिव्यू है उस पर भी डिपेंड करता है। So how medical legal cases are addressed? No specific medical laws or acts on medical negligence. Negligence per se, prospathy or quack, that is Poonam Verma vs Ashwin Patel, no further proof is required.